मित्रों नमस्कार। अब मैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 15 के बारे में आपको बताऊंगा। धारा 15 क्या है? पर धारा 15 बहुत छोटी सी है, बड़ी संक्षिप्त है, इसको आप समझ लें। इसमें ये होता है धारा 15 में कि कोई भी जो कार्य है वो एक्सीडेंटली हुआ कि इंटेंशन था उसके पीछे, एक्सीडेंटल था या एक्सीडेंटल था, इसके बारे में जो भी तथ्य आएंगे वो रिलेवेंट होंगे और इसको आप कैसे साबित करेंगे ये धारा ही बताती है। एक बार धारा 15 आप सामने पढ़ दे रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। Fact bearing on question whether act was accidental or intentional. When there is a question whether an act was accidental or intentional, the fact that such act form part of series of similar occurrence in each of which the person doing the act was concerned is relevant, ये माना जाएगा। जैसे थोड़ा सा एग्जाम्पल आप बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसने कई बार बीमा की राशि प्राप्त कर लिया और हर बार जो उसने बीमा की राशि प्राप्त किया वह कैसे प्राप्त किया कि उसका सामान जल गया, उसका मकान जल गया, उसका कई मकान, एक मकान उसके हर बार उसके मकान जल जाते हैं और हर बार वो बीमा की राशि प्राप्त कर लेता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसी स्थिति में जो ये जो अक्रेंस हुए ये एक दूसरे से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि जो नेचर है उसका नेचर वही है और उसके मन में जो लाभान्वित भी वही व्यक्ति हो रहा है, हर बार लाभान्वित हो रहा है और नेचर उसी प्रकार से जलना पाया जाता है। पार्टी सेम है, यह माना जाता है। कार्य करने का ढंग एक है, तरीका एक है, इसका ये मतलब माना जाएगा कि उसका ऐसा इंटेंशन था, एक्सीडेंटल नहीं था। उसने क्या किया? उसने जबरदस्ती मन माफिक तरीके से अवैध रूप से जीवन की पैसा, बीमा का पैसा प्राप्त करने के लिए उसने अपनी प्रॉपर्टी में या मकान में कहीं भी उसने आग लगाई और आग लगाता गया और इस प्रकार से लाभवंत होता रहा। तो इस प्रकार का साथ दिया जा सकेगा। देखिए आज जिसमें मांग रहे हैं ये पहले भी इस प्रकार की कई घटना कारित कर चुके हैं, लिहाजा ये इनका क्लेम जो है ये पूरी तरह से गलत है। तो यह साबित करने के लिए कि एक्सीडेंटल था, इंटेंशनल था, इस कार्य को आप ले आएंगे। एक उदाहरण इसको आप और देख लें। जैसे एक व्यक्ति है, उसके जो है एंट्री कहीं करता है, किसी दुकान पे काम करता है, वहाँ एंट्री करता है और ये पाया गया कि ये जो इन्होंने काम है ये इन्होंने इंटेंशनली ऐसा काम किया, एक्सीडेंटली। वो कहते हैं हमसे साहब गलती हो गई और गलती से हमने ये लिख दिया इसमें एंट्री कर दिया रजिस्टर में और हमारा इसको कोई इंटेंशन नहीं था। तो उसका इंटेंशन कैसे साबित करेंगे, ये क्वेश्चन होता है। तो इंटेंशन साबित करने के लिए जब उसका रजिस्टर चेक किया गया तो देखा गया कि वह पहले भी कई बार ऐसी गलती कर चुका है, सेम गलती रिपीट कर रहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि वो हर बार जो गलती कर रहा था वह उसी के पक्ष में जा रही थी और उससे वही लाभान्वित हो रहा था। तो एक ये समझा गया कि लगातार एक ही प्रकार के ऐसे कार्य जिसमें आप ही लाभान्वित हो रहे हैं, एक ही तरीके से किए जा रहे हैं, एक ही सिस्टम से किए जा रहे हैं, उसी रजिस्टर में कई बार एंट्री कर रहे हैं, तो ये माना जाएगा कि आपका जो है इंटेंशनल था। तो ऐसी चीज़ों को जो उसके इस बारे में प्रकाश डाल सकें, इस पर न्यायालय को कोई निष्कर्ष पहुंचा सकें, वह सभी कार्य जो है रिलेवेंट हो जाएंगे। ये है आपका धारा 15। अब धारा 16 आप देख लें। छोटी सी धारा 16 भी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर से सिविल के मामलों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये धारा ये कहती है कि मैं पढ़ दे रहा हूँ थोड़ा सा, कि एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रिलेवेंट when there is a question whether a particular act was done, the existence of any course of business according to which it naturally would have been done is relevant fact। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब ये क्वेश्चन उठे कि क्या कोई कार्य वास्तव में किया गया था कि नहीं किया गया था, यही इसकी वर्डिंग है। आप देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स, क्या ऐसा कोई एग्जिस्टेंस था? एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रिलेवेंट कब महत्वपूर्ण हो जाएगा? तो ये कहता है कि तब महत्वपूर्ण हो जाएगा जब किसी तथ्य का ऐसा अस्तित्व होना साबित होना है कि वह ऑर्डिनरी कोर्स में किया गया या नहीं किया गया, तब इसको आप रिलेवेंट मान लेंगे। जैसे थोड़ी देख लिया आप, इसका एग्जाम्पल आप देख लें। जैसे जो भी हमारे अधिवक्ता मित्र हैं आए दिन कोई न कोई नोटिस कहीं ना कहीं भेजते रहते हैं। एक नोटिस, रजिस्टर्ड नोटिस जो आपने भेजा और वह रजिस्टर्ड नोटिस लौट के प्राप्त नहीं हुई, आपने डाक की रसीद लगा दिया। डाक की रसीद लगाना क्या मतलब है कि एक प्रूफ इस बात का आया प्रामा फेसाई कि यह रजिस्टर्ड डाक भेजी गई और लौट के ना आना क्या प्रजम्पशन करा देगा कि लौट के वापस नहीं आई। तो जब अगर डाली गई और लौट के वापस नहीं आई तो यह प्रजम्पशन हो जाएगा, यह माना जाएगा कि यह रजिस्ट्री उनको प्राप्त हो गई। तो यह इस प्रकार का तथ्य आ गया कि ऑर्डिनरी कोर्स में साहब जो हमने काम करना था हमने किया था। इस प्रकार से ये माना जाएगा कि हमने अपनी ड्यूटी कर दिया था और रजिस्टर्ड वो हमने जो लेटर था वो रजिस्टर्ड इनको प्राप्त हुआ। जहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा इनको प्राप्त हुआ कि नहीं प्राप्त हुआ, ये सारे फैक्ट्स उसका रजिस्टर्ड नोटिस भेजना, लौट के ना आना, ये रिलेवेंट हो जाएगा। एक क्वेश्चन तो ये आ गया जहाँ पर ऐसी बातें हैं। दूसरी चीज़ आप देख लें, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये तो आया कि उसको प्राप्त हुआ। एक उदाहरण आपको और दे दे रहा हूँ। वो उदाहरण ये है कि जैसे मान लीजिए
कि क्या ये कोई लेटर डाक में डाला गया, ये क्वेश्चन आ गया। वहाँ पे था कि उनको मिला कि नहीं मिला, यहाँ क्वेश्चन ये आ गया कि डाक में डाला गया था नहीं डाला गया। तो अगर ये प्रूफ कर दिया जाए कि वह स्थान जहाँ पर लेटर्स रखे जाते थे वहाँ डाक करने के जस्ट पहले वहाँ पर यह लेटर मौजूद था, तो इस बात की अवधारणा कर ली जाएगी, कोर्ट इस बात को मान लेगा कि हाँ अगर वहाँ पर मौजूद थे तो निश्चित रूप से ही यह लेटर वहाँ पर ड्यू कोर्स में पोस्ट किया गया। अब इसका एक चीज़ और हम बता दें आपको, इसका एक प्रजम्पशन भी, इस जो प्रजम्पशन आए कोर्ट इसको मान लेगी तब साक्ष्य दिया जा सकेगा। आगे आप प्रजम्पशन भी देखेंगे कि कोई पत्र अगर ऑर्डिनरी कोर्स में डाला गया है तो उसको मान लिया जाएगा। अब लेकिन ऐसा नहीं है, मान लीजिए अगर एक पार्टी एक ऐसा भी जो भी दे रहे हैं उसमें हमारे पास ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें इन्होंने डाला हो और वापस चला गया हो लेकिन हमको प्राप्त नहीं हुआ। अब देखिए उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं क्या सिस्टम। जैसे मान लीजिए एक लेटर यहाँ से पोस्ट किया गया, वहाँ पर वापस भी नहीं मिला, तो कहाँ चला गया लेटर। तो अब अगर जो अब पार्टी है, अपोजिट पार्टी है, अगर वो रिवर्ट करना चाहे तो कैसा, देखिए वो जो लेटर दिखा रहे हैं ये हमको कब दिए, कहाँ पर दिए, इसका इनके पास क्या प्रूफ है, या जिस आदमी ने रिसीव किया वो मैं था नहीं, हमारे घर पे इनको कोई और आदमी मिला होगा, उस आदमी ने इसको रिसीव कर लिया होगा, हमारे सिग्नेचर कहाँ है, अगर हमारे सिग्नेचर हो तो ये हमको चार्ट दिखाओ पहले वाला। तो इस प्रकार, और अगर उस चार्ट को न्यायालय में तलब करा सकता है, अगर उस न्यायालय में पाया गया कि हाँ इनके सिग्नेचर तो नहीं मिल रहे हैं तो जो इसका जो रिबटल इस प्रकार से कर सकता है और फिर यह साबित हो जाएगा कि साहब उनको ये लेटर ड्यू कोर्स में नहीं मिला था। तो यह जो है ये प्रायः जो है मुकदमों की कार्रवाई के पहले या सिविल मामलों में ये क्वेश्चन रिलेवेंट हो जाते हैं, जिसमें एडवोकेट्स लीगल नोटिस भी भेजते हैं और किसी प्रकार का सम्मन भी अगर से न्यायालय से जाता है तो वो भी भाई जो सम्मन गया, एक मान लीजिए सम्मन गया किसी पार्टी को, अब वो कहता हमको नहीं मिला लेकिन वो लौट के भी नहीं आया तो कहाँ चला गया। तो अगर वो दिखा दे एडवोकेट्स या प्लीडर जो भी पैरोकार हैं कि साहब देखिए सम्मन कटा है, ये न्यायालय के रजिस्टर में मौजूद है कि सम्मन गया, जो ले जा रहा है उसके रजिस्टर में है कि सम्मन गया, सम्मन के पीछे की एंट्री ये है कि उनको एक कापी प्रदान की गई और एक कापी इसके रिकॉर्ड पर लगी हुई है, तो फिर न्यायालय ऐसे में उसका एग्जिस्टेंस मान लेगा कि ये ड्यू कोर्स में कही गई। जिसको ये धारा, जिसकी अगर आप वर्डिंग पढ़ें तो फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए, आप देखेंगे इसको। ये कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस। कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब क्या है, जहाँ पर यह संव्यवहार होता था तो जनरल कोर्स में ऐसा होता था। जो अब ये देखा कहाँ से जाएगा, ये देखा जाएगा लोकल कस्टम से और वहाँ के जो नेचुरल जो रोज की प्रक्रिया है उससे इसका अनुमान लगाते हैं कि ये सब रोज क्या ऐसा होता था, क्या हर मामले में ऐसा होता था। तो एक सामान्य प्रक्रिया है कि अगर हर मामले में ऐसा होता था तो इसमें ऐसा हुआ होगा, और इस बात का साक्ष्य आप दे सकते हैं कि साहब नेचुरल कोर्स में हमने ऐसा कर दिया इसलिए प्रिजम्पशन है, इसलिए हमारे इसको पढ़ा जाएगा। तो न्यायालय जो है इन चीज़ों को भी साक्ष्य में लेगी और साक्ष्य में देखेगी। अब इसको आप आगे और देख लें। इसका एक चीज़ कि जैसे जो मैंने अभी आपको बताया सेक्शन 15 में कि एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, उसमें भी जो पिछले आपको अध्याय में मैंने बताया कि वह आशय उसका था कि नहीं था, आप इसमें साबित कर सकते हैं। जो सिक्के का आशय था या किसी, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए जो पिछले आप धारा 15 में उससे रिलेट कर रहा हूँ, 14 और 15 से रिलेट कर रहा हूँ। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि एविडेंस एक्ट में कभी कभी आपको यह भी लगेगा और होता भी है कि एक ही फैक्ट जो है वो दो धाराओं में रिलेवेंट हो जाए, दो धाराओं में एविडेंस एक्ट के रिलेवेंट हो जाएगा। जैसे मैं अभी जो आपको उदाहरण दे रहा हूँ ये रिलेवेंट हो जाएगा। देखिए बताता हूँ कैसे वो रिलेवेंट हो रहा है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो कहता है कि ये सामान जो है हम वास्तविक मूल्य से बहुत कम में बेच रहे हैं। वह एक प्रश्न ये उठा कि अगर एक आदमी वास्तविक मूल्य से, मान लीजिए किताब का मूल्य 100 रुपया है तो 10 रुपये में बेचने को तैयार है, तो क्यों बेचने को तैयार है, 10 में बेचने क्यों तैयार है। इसका मतलब कहीं ना कहीं से जानता है कि ये वस्तु जो मेरे पास है या तो ये चोरी की है, या तो बतावे कि मेरी ऐसी क्या मजबूरी थी और मुझे जानकारी नहीं थी कि चोरी की है। अदरवाइज अगर वो साबित न कर पाया कि उसकी मजबूरी ऐसी क्या है, अब ये क्वेश्चन उठ रहा है कि साहब इनको ये चोरी की वस्तु थी, ये जानते थे इसीलिए 10 रुपये में बेच रहे थे, तो ये इसका इंटेंशन देखिए आ गया, इसका ये इंसिडेंटल थी या एक्सीडेंटल थी। तो यह इनका कर्तव्य जो है वो इंटेंशनली आ गया कि इंटेंशनली इसको 10 रुपये में बेचना चाहते थे और जल्दी से जल्दी इस किताब से छुटकारा पाना चाहते थे, इसलिए 10 में बेच लिया। इसी का उदाहरण आपको उल्टा दे रहा हूँ। एक पार्टी यह भी दे सकती है, किस लिए, बोनाफाइडी भी। बोनाफाइडी भी रिलेवेंट है, इसको भी आप पढ़ेंगे सेक्शन 14 में भी देखेंगे, 15 में देखेंगे। बोनाफाइडी भी रिलेवेंट, कैसे रिलेवेंट है मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए एक पुस्तक है 100 रुपये की है, उसको पास एक ग्राहक जाता है किसी बेचने वाले के पास, कहता है उसको पुस्तक दे दीजिए। वो कहता है 100 रुपये से कम में नहीं देंगे भाई, 100 को तुम्हारी खरीद इस पुस्तक की, हम 100 से कम में क्यों दें। बाद पता चलता है कि वो पुस्तक, वो कहता है एलिगेशन आते हैं कि सारी पुस्तक मेरे पास चोरी की थी। वो कह सकता है साहब अगर मुझे जानकारी होती
कि ये पुस्तक चोरी की है, तो मैं इसका 100 रुपये जो मैं लिया हूँ, 100 रुपये दाम क्यों उसको बताता? मैं इसको 5, 10, 20 रुपये जितना मिलता उसको बेच के मैं फुर्सत पा जाता। इसके दाम के दाम बेचना, ये दाम से 2-4 रुपये आगे करके पीछे करके बेचना, यह साबित करता है कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी और मैं बोनाफाइड परचेसर था, जहाँ से मैंने इस पुस्तक को प्राप्त किया। सेकंड हैंड पुस्तक मान लीजिए, तमाम विद्यार्थी हैं सेकंड हैंड पुस्तक भी लेते हैं, नए अधिवक्ता हैं, जो जूनियर्स हैं वो भी सेकंड हैंड पुस्तक लेते हैं। अब उनके ऊपर अगर इस प्रकार का आरोप आ जाए कि सेकंड हैंड पुस्तक आपने जो लिया या जो आपने बेचा जो भी है वो कहाँ से प्राप्त हुई, कहाँ से आपने इसको खरीदा और कितने में खरीदा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन, आप किताबें खरीद के आप ले आए, आप कितने में खरीदा? आपने 100 रुपये में खरीदा, तो आप जानते थे चोरी की पुस्तक है। अगर साहब 100 रुपये प्रिंट है, अगर मैं जानता कि चोरी के, तो 100 रुपये में क्यों लेता? मैं उसको सस्ता कराता। तो इस प्रकार के इस यहाँ पे आप इंटेंशन जो है, इंटेंशन को प्रूव करने के लिए, आपके आशय को प्रूव करने के लिए, आपकी जानकारी, चूँकि जानकारी भी रिलेवेंट है, ऐसा आपने इस पिछले सेक्शनों में इन चीज़ों को पढ़ा। तो इस प्रकार से सेक्शन 15 और 16 मैंने आपको बताया और बहुत यही इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत टेक्निकल नहीं है। इसको आप अगर इसकी इलस्ट्रेशन भी पढ़ेंगे, व्याख्या भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा चिंतन करें। एक बात मैं आपको और बता दूं मित्रों कि चिंतन भी करें, केवल रटने से काम नहीं। आप एक धारा को पढ़ें, 5-10 मिनट पढ़ें, खूब 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ें। आप जितनी बार पढ़ेंगे आपको उतनी बार उस धारा में एक नई रोशनी मिलेगी। क्योंकि पढ़ने से भी कभी कभी क्या होता है, बहुत आप पढ़ लेंगे तो भी आपको कन्फ्यूजन बना रहता है। इसीलिए कई न्यायालयों में भी आप देखेंगे, अधिवक्ताओं के बीच में भी विवाद होते हैं। एक मामले में विवाद, मैं नहीं कहूँगा उसको बात नहीं करना चाहिए, भिन्न होते हैं, विवाद नहीं भिन्न होते हैं। न्यायिक निर्णय की भी अपनी अपनी ओपिनियन होती है। तो जितना आप पढ़ेंगे, लेकिन आप पढ़ेंगे जितनी बार आप पढ़ेंगे उसमें एक नई रोशनी मिलेगी, आपको नई रोशनी मिलेगी। फिर उसका आप किताब बंद कर दें, पढ़ने के बाद उसकी स्कोप को सोचें, सेक्शन को सोचें कि ऐसा क्यों बनाया गया और कैसे कैसे कोरिलेट कहाँ कहाँ हो सकती है। जब इन चीज़ों को आप पढ़ लेंगे तो उस सेक्शन का मर्म समझ में आ जाएगा, और जब मर्म समझ में आएगा तभी आप एक अच्छे प्रैक्टिसिंग लॉयर के रूप में आएंगे। क्योंकि मैं एक बात बता दूं आपको, मैं चूँकि जब मैंने इसको शुरू किया था, इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था आप लोगों को कि इसको बताने का एक उद्देश्य यह भी है कि जो हमारे नए अधिवक्ता मित्र हैं, जो नए नए लोग आते हैं, उनको थोड़ा सा लाभ इसका मिले। एक क्रिमिनल के जो अधिवक्ता हैं, जो फौजदारी मामलों को जो लोग करते हैं, उनके लिए मैं बता दूंगा कि सोचिए जरूर, किसी भी मुकदमा, जो भी मुकदमा आपके पास आता है उसका एक कई एंगल से आप सोचिए। जैसे पुलिस के पास जब कोई मुकदमा, कोई केस आता है तो पुलिस कई एंगल पर जांच करती है। ऐसे ही जब आपके पास कोई मुकदमा आए, कोई चीज़ है, आप उसको एक पिक्चर के डायरेक्टर की तरह सोचिए, उसकी एक फिल्म की तरह सोचिए, उसमें क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से कनेक्ट हो सकती हैं, उनके बारे में क्या क्या साक्ष्य आ सकते हैं, आप उसको सोचिए। तो आपको निश्चित रूप से पूरे साक्ष्य अधिनियम में वह साक्ष्य रिलेवेंट हो जाएगा। ये तर्क की शक्ति पर भी आप सोच सकते हैं, ये कॉमन सेंस पे भी आप सोच सकते हैं। उसके बाद आप पुस्तक उठा लीजिए, आप उसको देख लीजिए कि कल हमको जहाँ बहस करनी है, हमको माननीय न्यायाधीश महोदय अगर पूछते हैं कि आप तो बहस कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं, एविडेंस कह रहे हैं, अच्छी कह रहे हैं, सेक्शन कहाँ है जिसमें रिलेवेंट है, तो न्यायालय आपसे पूछ सकती है, जानकारी के लिए पूछ सकती है। तो आप उसको बताने के लिए समर्थ होइए। इसलिए इसके बाद आप सेक्शन को पढ़ें। अगर जो प्रैक्टिसिंग लॉयर उनकी बात कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा। और जो मैं आपको आपके साथ इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपको भी लाभ मिलेगा। आप भी अपना समय दे रहे हैं, आपको भी लाभ मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।